शहनाज की तीनों बहुएं एक साथ ही हामला हो गईं और घर का कोई काम ना करती। सारा दिन गर्मी में एसी लगाकर फल फ्रूट खाती रहती, जबकि बहुएं सारा काम अपनी सास से करवाती और सख्त गर्मी में वो बाजार से उनको खाना और फल फ्रूट लाकर देती। अगर सास इनकार करती तो सारा दिन खुद भी भूखी रहती, और अगर शहनाज बेटों से शिकवा करती तो वो कहते, अम्मा बुढ़ापे में चुप करके गुजारा करो। एक दिन शहनाज के पाँव में छाले पड़ गए तो वो खाना ना ला सकी, तो बहुओं ने उसे बहुत गालियां दी। तो उस दिन शहनाज की बेटी आई हुई थी, तो वो माँ को अपने साथ लेकर चली गई। अगले ही दिन तीनों बहुओं में आपस में झगड़े होने लगे, और जब घर का बंटवारा करने लगे तो उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब जमीन के नीचे से उसकी सास और ससुर के जगह जगह से पेवन लगी कमीज जेबे तन किए, शहनाज धूप में टूटी चप्पल पहने तनूर के पास खड़ी थी। तनूर वाले ने जब सबकी रोटियां पका ली तो उसे कहने लगा, खाला जी अब लगा लो रोटियां, मेरा काम खत्म हो चुका है। ये कहकर वो नौजवान लड़का कयास हट गया। आज तो सूरज की तपिश इतनी थी कि जवानों की हालत खराब थी, और 65 साला शहनाज का तो पहले ही प्यास से हलक खुश्क था। छोटी बहू ने तो पानी तक न उसे पीने दिया था। कहने लगी, अम्मा पहले जाकर तनूर से रोटियां लगवा कर ला दो, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये ना हो कि तनूर वाला भी तनूर बंद करके चला जाए। शहनाज अभी तसला भरकर आटा गूंद कर ही हटी थी। सांस से सांस नहीं मिल रहा था जब उसने छोटी बहू से कहा कि बेटी एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। लेकिन छोटी बहू कहने लगी, अम्मा पहले रोटी लगाकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें ठंडी लस्सी बनाकर देती हूँ। रोटी लगाने के लिए आई तो धूप बेहद थी। दोपहर का वक्त था और उस वक्त गर्मी अपने अरूज पर थी। तंदूर में 20 से 25 रोटियां लगाते लगाते ही उसकी कमर दुखने लगी थी। पूरी की पूरी पसीने से शराबूर थी। जब घर पहुंची तो सारे बच्चे और बहुएं एसी वाले कमरे में मौजूद थे। गांव में बिजली मौजूद थी और किसी किसी के घर में एसी लगा हुआ था। बेटों ने पैसे जमा करके एक ही बड़े कमरे में एसी लगवा लिया था, इसलिए सारे बच्चे और सारी खवातीन वहीं पर वक्त गुजारती थीं। वो रोटियां लगाकर आई तो बहुत फटाफट से गर्मा गर्म रोटी के साथ सालन एक बाउल में डालकर एसी वाले कमरे में ले गई और खाना खाने लगी। चूंकि शहनाज को जोड़ों का दर्द लाहक था, इसलिए ज्यादा देर एसी में बैठती तो जिस्म दुखने लगता था। इसलिए उसकी बहुएं कहती हैं, तुम इस कमरे में मत आया करो वरना हमारी जान अजाब में डालोगी। एक सूखी रोटी के साथ जरा सा सालन उसकी छोटी बहू ने उसे डालकर सहन में तपती धूप में चारपाई पर पकड़ा दिया। कहने लगी, अम्मा धूप में खाना खा ताकि तुम्हारे जोड़ों के दर्द को कुछ चैन मिले। न ठंडा पानी पीना न ही ठंडी लस्सी। छोटी बहू ने सालन उसके हाथ में रखा था और फटाफट से एसी वाले कमरे में चली गई। शहनाज ने ठंडी आह भरी थी। अपनी जवानी याद आने लगी। शहनाज अपने रब का शुक्र अदा करते न थकती थी। देवरानी जेठानियों में उसका पल्ला सबसे भारी था, और क्यों ना होता, शोहर की कमाई भी सबसे ज्यादा थी और अल्लाह ने उसे 3-3 बेटों से नवाजा था। बेटी भी थी, मगर बेटों के होते हुए वो ससुराल में हमेशा गर्दन अकड़ा कर रहती थी। एक छोटी बेटी थी जिसे वो हमेशा से नापसंद करती थी। शहनाज के तीनों बेटे थे, अलबत्ता बेटी की रंगत सांवली थी। जितनी अहमियत वो अपने बेटों को देती थी, बेटी को नहीं देती थी। उसे 10वीं के बाद तालीम भी हासिल करने नहीं दी। दोनों मियाँ बीवी ने बेटों की तालीम और तरबियत पर ही खूब सारा पैसा लगाया। वक्त गुजरता रहा और शहनाज इसी तरह अपनी सब देवरानियों में इतराती रही, अपने बच्चों को परवान चढ़ाती रही। बेटी जब भी माँ के पास आती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कहती थी, तुम तो मेरे सर पर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। असल तो मेरे बेटे हैं जिनके सर पर मैं हमेशा राज करूंगी। उसकी बेटी चुपचाप एक कमरे में ही रहती थी, लेकिन हर अरूज के बाद जिवाल भी जरूर आता है। शोहर का इंतकाल हुआ, लेकिन उसका छोड़ा हुआ कारोबार इस कदर ज्यादा था कि शहनाज को रुपए पैसे का कभी कोई मसला ही ना हुआ। जल्द ही तीनों बेटे शादी के लायक हो गए। ऊपर तले की औलादें थीं, इसलिए शहनाज ने सोचा कि तीनों बेटों को एक साथ ही ब्याह देना चाहिए। लेकिन बहू लाने से पहले वो चाहती थी कि अपनी छोटी बेटी को रुखसत कर दे। हालांकि वो तीनों भाइयों से छोटी थी। जब तक वो घर में थी सारा घर उसी ने संभाल रखा था, लेकिन फिर भी शहनाज की नजर में कभी भी वो अहमियत नहीं रख पाई थी।
چھوٹی سی عمر میں شہناز نے اس کی شادی ایک معمولی سے کلرک کے ساتھ کر دی اور اسے رخصت کر دیا۔ وہ کہتی تھی میری اصل بیٹیاں تو میری بہویں ہیں، وہ آئیں گی تو ان کے سر پر میں راج کروں گی۔ بیٹی کو جیسے تیسے رخصت کرنے کے بعد ہی اس نے اپنی بہوؤں کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں لے کر آئے کہ سارا گاؤں دیکھتا رہ جائے، اس لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کر تینوں بیٹوں کے لیے رشتے پسند کیے گئے۔ شہناز اپنی پسند سے چاند سی بہویں لائی تھی جو پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی تھیں، اور پورا گاؤں پھرنے کے بعد شہناز نے اپنی 3 بہویں پسند کی تھیں۔ شادی کا دن آیا تو شہناز آبدیدہ سی ہو گئی۔ خدا نے اسے ساری زندگی کس قدر نوازے رکھا تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہوؤں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ بری تیار کی۔ جس نے بھی دیکھا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کوئی اپنی بہوؤں کے لیے اس قدر اعلیٰ ظرفی دکھاتا ہے جیسی شہناز نے دکھائی تھی۔ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہی شہناز کے شوہر نے پورے مکان کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا تاکہ بہویں آئیں تو انہیں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ شہناز عمر بھر کی محنت اور مشقت سے اب تھک چکی تھی، بس وہ یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد بہویں بیاہ کر گھر آ جائیں تو وہ آرام و سکون سے زندگی گزارے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ساری زندگی سکون سے گزرنے کے بعد اب ایک طویل آزمائش اس کی منتظر ہے۔ جس دن وہ تینوں بہوؤں کو بیاہ کر گھر لائی اس دن تو اس کی چال ہی نرالی تھی۔ اس کے تینوں بیٹے اتنی حسین بیویاں پا کر ماں کے شکر گزار ہوئے جا رہے تھے۔ سب سے بڑا راشد تو ماں کے وارے صدقے جا رہا تھا۔ وہ خود ذرا سانولے سے رنگت کا تھا، اسے گوری چٹی بیوی ملی تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ منجلے آصف کی بیوی ڈاکٹر تھی۔ آصف خود زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا تھا، جس کی وجہ سے اسے ڈاکٹر بیوی ملنے کی بے حد خوشی تھی۔ سب سے چھوٹا واصف تھا جو چلبلی فطرت کا تھا۔ اس کے لیے شہناز نے جو بیوی ڈھونڈی تھی وہ ذرا نخریلے مزاج کی تھی۔ شہناز کو لگا دونوں کی آپس میں خوب نبھے گی۔ تماشا تو تب شروع ہوا جب شادی کے ابتدائی چند روز گزر گئے اور سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ گھر میں رہ گئی تو شہناز اور اس کی بہویں۔ شہناز صبح جاگی تو اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ کل تک تو کچن اس نے ہی سنبھال رکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ آج سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اب بہویں اس کی خدمت کریں گی۔ یہ سوچ کر شہناز کے لبوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن میں کام کرتی ہوئی بہو سے ناشتے کا کہہ سکے، مگر سامنے ایک حیران کن منظر اس کا منتظر تھا۔ کچن خالی تھا، بلکہ کچن میں رات کے پڑے ہوئے گندے برتن سنک پر بکھرے ہوئے تھے۔ گھر کا کوئی حال نہ تھا۔ گرد سے اٹا ہوا گھر دیکھ کر شہناز کو ابکائی سی آنے لگی۔ اس نے ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ شہناز نے حیرت سے بیٹوں کے کمروں کی طرف دیکھا، تینوں کے دروازے بند تھے۔ حالانکہ شہناز کو یاد تھا اس نے کل رات ہی بہوؤں سے کہا تھا صبح سے کچن ان کی ذمہ داری ہے۔ حیران ہوتی ہوئی شہناز نے آگے بڑھ کر بڑے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے تو کوئی جواب نہیں ملا اور بڑی دیر کے بعد بڑی بہو نے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ساس کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گئی۔ بیٹا منزہ، تم جاگی نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ ناشتے کی ذمہ داری کل سے تمہاری ہے۔ اب جلدی سے باہر آ جاؤ، 11 بج رہے ہیں۔ مجھے شوگر کی وجہ سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ آج میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ پیار بھرے لہجے میں شہناز نے مسکراتے ہوئے منزہ سے کہا، مگر منزہ کو تو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہا امی؟ ناشتہ بنا دو، مگر مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو تعلیم مکمل کرتے ہی اسکول میں جاب کرتی تھی اور گھر کے کام کاج کے لیے کام والی آتی تھی۔ آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں طرح طرح کے کھانے بنا کر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ فکر مت کریں، میں راشد سے کہوں گی، وہ کسی کام والی کا بندوبست کر دیں گے۔ اور پلیز آپ ابھی جا کر سو جائیں، میں 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھ سکتی، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ منزہ نے دھاڑ سے ان کے منہ پر دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ شہناز ہکا بکا دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ وقت میں کھانا پکانا سیکھ لے گی۔ اب اس نے منجلے بیٹے آصف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
कई बार दरवाजा पीटने के बाद बहू साहिबा कमरे से निकली तो उसने गीले बालों पर तौलिया लपेट रखा था। शहनाज को खामखा शर्म सी आ गई। बहू आंखें फाड़े उसकी जानिब देख रही थी। क्या बात है अम्मी, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हैं? शहनाज ने उससे भी वही बात की कि उसे भूख लगी है और नाश्ते की जरूरत है, मगर मंजली बहू सानिया ने भी साफ जवाब दे दिया कि उसे तो खुद नाश्ते की जरूरत है और सुबह सुबह उठकर उससे कोई काम नहीं होता। तीसरी बहू जब कमरे से निकली और शहनाज ने उससे भी यही बात कही तो वो मुंह खोले शहनाज की बात सुनती रही और फिर दोबारा से अंदर जाकर लेट गई। उसने शहनाज को जवाब देने की भी तौफीक ना की। शहनाज अपना सा मुंह लेकर रह गई और खामोशी से किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। 2 बजे के करीब जब शहनाज के तीनों बेटे जागे तो दस्तरखान पर बैठे सबको ही नाश्ता चाहिए था, मगर शहनाज ने आज किसी का नाश्ता नहीं बनाया था। शहनाज ने जब बेटों से कहा कि अब बहू को किचन संभाल लेना चाहिए तो तीनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आसिफ कहने लगा, छोड़े ना अम्मी, अगर इन्हें खाना पकाना नहीं आता तो आप इन्हें क्यों मजबूर करती हैं? हमेशा भी तो आप ही पकाती आई है ना, और हमें तो वैसे भी आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है, आप ही पकाया करें, हम लोग पहले की तरह एंजॉय करके खाया करेंगे। शहनाज खामोश रह गई। राशिद बाहर से खाना लेने चला गया और सबने खा लिया। उस दिन रात का खाना शहनाज ने बनाया। तीनों बेटों की शादी की छुट्टियां खत्म हुई तो तीनों अपने अपने काम पर जा रहे थे। शहनाज अपने कमरे से निकली। वो जानती थी कि बहुएं अभी तक सो रही होंगी, इसलिए खामोशी से किचन में जाने लगी कि अपने लिए नाश्ता बना ले, मगर तभी जमीन पर गिरे हुए पानी पर से उसका पाँव फिसला। वो बुरी तरह से गिरी। उसके लबों से एक चीख बरामद हुई। उसके बाजू में बहुत बुरी चोट लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसके बाजू की हड्डी टूट चुकी है। कितनी देर तक वो जमीन पर पड़ी चीखती चिल्लाती रही, मगर बहुएं अपने कमरों से ना निकली। आखिरकार शहनाज हिम्मत करके खुद उठी और लड़खड़ाते कदमों से कमरे में जाकर राशिद को फोन किया। वो घबरा गया और दौड़ा दौड़ा घर आया। तब तक बहुएं भी अपने अपने कमरों से बरामद हो चुकी थीं। मेकअप और महंगे कपड़ों में सजी बनी वो सास को हैरान नजरों से देख रही थी। राशिद माँ को अस्पताल ले गया और जब वापस लाया तो शहनाज के पूरे बाजू पर पलस्तर लगा हुआ था। वो 3 महीने तक हाथ हिलाने के काबिल ना थी। उसके बाद शहनाज की जिंदगी मजीद मुसीबत बन गई। अब वो अपने लिए खाना खुद भी ना पका सकती थी। बहुओं को कहती तो वो शोर मचा मचा कर कमरों में जा घुसती और उसे मशवरा देती कि खाना बाहर से मंगवा लिया करो। शहनाज बेटों को शिकायत करती, मगर सारे के सारे बेटे बीवियों से डरते थे। उनमें से कोई भी अपनी बीवी को मजबूर ना कर सका कि वो माँ के लिए खाना बना दिया करे। शहनाज की तीनों बहुएं सारा दिन गर्मी गर्मी का शोर मचाती और एसी चलाकर उसी कमरे में सोती रहती। तंग आकर शहनाज ने बाजार से खाना लाना शुरू कर दिया। एक रोज सबसे छोटी बहू ने शहनाज को बाजार से खाना लाकर खाते देख लिया। बस फिर क्या था, उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सास को मजबूर कर दिया कि वो उसके लिए भी बाजार से खाना ले आया करे। रफ्ता रफ्ता बाकी दोनों बहुएं भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। अब शहनाज दिन के तीनों टाइम करीबी बाजार से खाना लाने लगी और तनूर में रोटी भी लगाने लगी। कभी कभी वो सोचती तीनों बेटों की शादी इसलिए की थी कि जिंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर वो नहीं जानती थी कि अब तक वो जो खुशियों भरी जिंदगी गुजारती आई थी उसकी बहुएं आकर वो सब खुशियां भी बर्बाद कर देंगी। उसका हमेशा साफ सुथरा रहने वाला घर हर वक्त मिट्टी धूल से अटा हुआ रहने लगा। कोई मेहमान आ जाता तो बहुएं कमरों में जा घुसती। शहनाज सबके सामने शर्मिंदा होती रहती। रफ्ता रफ्ता लोगों ने उसके घर आना ही छोड़ दिया। कभी कभार उसकी बेटी आ जाती तो घर की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अपनी माँ के लिए बेहद परेशान होती, मगर शहनाज खामोशी रहती। वो लोगों के सामने अपनी बहू की शिकायत नहीं करती थी। वो चाहती थी कि बहुएं अब अपनी घरदारी संभाल लें। आखिर को ये घर इतनी चाहत से उसने अपनी बहुओं के लिए ही तैयार करवाया था, मगर बहुएं थी कि मॉडर्न बनने के चक्कर में अपना घर ही ना बसाना चाहती थी। सारा दिन एसी में सोती रहती। खुदा की करनी ये हुई कि तीनों ही 1 महीने में हामला हो गई और फिर तो उन्होंने पानी भी खुद से उठकर पीना छोड़ दिया था।
खाना बाहर से आ जाता, खा लेती और जब शाम में शौहर घर आते तो तीनों महंगे लिबास पहनकर खुशबुएं बिखेरती हुई उनके साथ बाहर चली जाती। शहनाज तो बेटों को शिकायत करने के लायक भी नहीं रही थी। वो भी अपनी नई जिंदगी में इतने मगन हो गए थे कि उन्होंने गौर करना ही छोड़ दिया कि उनकी माँ दिन ब दिन क्यों कमजोर होती जा रही है। शहनाज को बाहर के खाने रास नहीं आ रहे थे। उसका मैदा कमजोर हो चुका था। बाजार से आए हुए तेज मिर्च मिसाले वाले खाने खाते ही शहनाज की तबीयत खराब होने लगती। लेकिन अगर वो किसी दिन बाजार से खाना ना लाती तो सारा दिन भूखा रहना पड़ता। बहुएं सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक से गुजारा कर लेती या फिर अपने लिए चोरी छुपे कुछ शोहरों से मंगवा कर खा लेती। शहनाज की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो तीनों इस तरह जिंदगी कैसे गुजारेंगी। तीनों बहुओं को आगे पीछे बच्चे हुए तो तीनों की जिम्मेदारी शहनाज के नातवा कंधों पर आ गई। बेटी तो शादी होकर ऐसे गई थी कि वापस पलट कर नहीं देखा था, क्योंकि माँ का रवैया ही कुछ ऐसा था। बड़ी मुश्किल से उसने बहुओं को 40 दिन संभाला था। खुद बिल्कुल हाँप कर रह गई थी। रात को कोई बच्चा रोता तो तीनों बहुएं अपने अपने बच्चे शहनाज को पकड़ाकर सो जाती। कहती, आप ही के खानदान के चश्मो चिराग हैं, इन्हें संभालिए। शहनाज की तो ये हालत थी कि लगता था कि उसकी आजमाइशें कभी भी खत्म नहीं होंगी। बच्चे कुछ बड़े हुए तो वो भी एसी के कमरे में सोने लगे। तीनों बेटों को जहाँ पहले माँ के घर के हाथ की रोटी पसंद थी, बीवियों के आते ही तंदूर की रोटी ज्यादा अच्छी लगी। छोटी बहू दोपहर को पहले शहनाज से कहकर आटा गुनवाती और जैसे ही आटे से वो फारिग होती तो वो उसे तंदूर भेज देते कि हमें तंदूर की रोटी की आदत पड़ चुकी है, हम वही खाएंगे। जब वो बेटों से शिकायत करती तो बेटे कहते, बस भी कर दे अम्मा, जब अपनी पसंद की बहुएं लाई थी तो हमने इतराज नहीं किया था। बहुएं आपको खूबसूरत भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए और फिर आप चाहती हैं कि वो नौकरों की तरह काम भी करे। शहनाज को बेटी की याद आने लगी थी कि तुम्हारी बहन भी तो अपने पूरे ससुराल को संभालती है, घर के काम काज भी करती है। वो कहने लगे, तो है भी तो 10वीं पास, हमारी बीवियों की तरह आला तालीम याफ्ता तो नहीं है ना। अम्मा, आप अपने घर में कुछ फसाद पैदा करना चाहती हैं। आप जानबूझकर हमें बीवियों के खिलाफ बातें सिखाती हैं ताकि हम अपनी बीवियों से लड़ें झगड़ें और घर में ये फसाद बर्पा हो जाए। वो कहने लगी, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी 3 बहुएं हैं, मुझे एक वक्त की रोटी ही बनाकर दे दिया करें। मैं थक जाती हूँ, रोजाना बाजार से खाना लेकर आती हूँ। वो कहने लगा, तो हम भी तो कमाते हैं, हमारी बीवियां भी तो घर संभालती हैं, सब मिलकर करते हैं तभी तो घर चलता है। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या वो गर्मी धूप में जाकर खाना लेकर आएंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा कि सारा गांव आपकी बहुओं को देखे? आखिर ये पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये काम तो नहीं करेंगी। वो कहने लगी, हाँ, तुम्हारी बीवियां पढ़ी लिखी हैं, ये काम करते हुए इन्हें शर्म आती है, इसलिए मैं अनपढ़ माँ ही तुम लोगों को इस काम के लिए मिली हूँ। गुस्से में आकर शहनाज ने बाजार से जाकर खाना लाना छोड़ दिया। जब खाना नहीं आएगा तो बहुएं खुद घर का चूल्हा जलाएंगी, लेकिन उसकी बहुओं ने कुछ नहीं पकाया। खुद ही तो वो मोहल्ले के बच्चों से खाना मंगवाकर खा लेती और भूखी शहनाज रहने लगी थी। कभी कभी तो भूख के मारे उसे चक्कर आने लगते। एक बार अपने लिए खाना लेने के लिए बाजार जा रही थी कि धूप और गर्मी की वजह से वहीं चकराकर गिर गई। वहीं से उसकी बेटी गुजर रही थी। जब उसने अपनी माँ को यूं गिरा हुआ देखा तो अपने शोहर से कहने लगी कि मोटरसाइकिल यहीं रोको, मुझे लगता है ये अम्मा है। जब शहनाज की बेटी ने माँ की ये हालत देखी तो उठकर उसे रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। अगर बेटी उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर जाती तो शायद शहनाज मर जाती। बेटी ने जब माँ की हालत देखी तो जैसे ही माँ को होश आया तो वजह पूछने लगी। पहली बार शहनाज बेटी के सामने फूट फूट कर रो रही थी और उसे सब कुछ बता भी दिया। वो कहने लगी कि अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वैसे भी मेरी सास अब छोटे देवर के साथ रहने लगी है। बेटी जबरदस्ती शहनाज को अपने घर ले गई और उसे घर की ताज़ा रोटी बनाकर दी। जिस बेटी को उसने हमेशा धुतकारा था वही बेटी आज अपनी माँ को संभाल रही थी, और वो बेटे जिन पर उसे घुमंड और गरूर था, तीनों ही पलटकर उसको पूछने के लिए नहीं आए थे कि आखिर उनकी माँ घर से बाहर अपने लिए खाना लेने गई थी तो वापस क्यों नहीं आई। शायद वो जान चुके थे कि वो अपनी बेटी के घर में मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ शहनाज सोच भी नहीं सकती थी। वो तीनों बहुएं जो आपस में बड़े इत्तेफाक और मोहब्बत से रहती थी, तीनों में लड़ाई झगड़े होने लगे।
बेटों में भी हाथापाई होने लगी। मोहल्ले वाले आकर शहनाज को उसके घर की खबरें देते थे कि तुम्हारे घर से हर वक्त लड़ने झगड़ने की आवाजें आती हैं। शहनाज ने जब बेटी से कहा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए, कहीं तीनों बेटे एक दूसरे के दस्तों गिरेबान ही ना हो जाएं, वो कहने लगी जो होता है होने दे। जब उनको आपकी परवाह नहीं तो आप क्यों उनके पास जा रही हैं, छोड़े उन्हें। लेकिन फिर एक पड़ोसी ने आकर बताया कि तुम्हारे घर का बंटवारा हो रहा है। उन्होंने वकील को वहां पर आते जाते देखा है। तीनों बेटे घर को बेचना चाहते हैं ताकि अपना अपना हिस्सा ले सकें। ये सुनना तो शहनाज को बहुत दुख हुआ। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शोहर का घर उसके बेटे यूं भी बेच सकते हैं। शायद उन्हें अपनी माँ के निकलने का ही इंतजार था। लेकिन उसके बाद जो खबर वकील ने आकर शहनाज को सुनाई वो आपदीदा हो गई थी, क्योंकि उसके शोहर ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा बीवी और बेटी के नाम लगाया था और बेटों को सिर्फ एक एक दुकान दे दी थी, जिसकी वसीयत वो वकील को देकर गया था। जिस 2 दुकानों पर बेटे अपना काम कारोबार का सिलसिला जारी रखे हुए थे, जिस घर पर बेटे लड़ रहे थे वो शहनाज के नाम था और जमीन बेटी के नाम थी। जब बेटों को ये पता चला कि मकान माँ के नाम है और वो जब चाहे उन्हें निकाल सकती है, तो तीनों बेटे माँ को लेने के लिए पहुंच गए और कहने लगे कि आपके बगैर घर सूना सूना लग रहा है। लेकिन शहनाज जान चुकी थी कि उन्हें माँ की नहीं मकान की फिक्र है। वो कहने लगी कि मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं ये मकान भी अपनी बेटी के नाम करना चाहती हूँ। ये सुनकर तीनों बेटे कहने लगे कि आप हमें बेघर नहीं कर सकती। वो कहने लगे कि जब तुम तीनों मिलकर मुझे बेघर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने हमेशा अपनी बेटी पर तुम तीनों को फोकियत दी और जब मुश्किल वक्त आया तो मेरी बेटी ने ही मुझे संभाला। और वैसे भी शरीयत के हिसाब से भी देखा जाए तो दुकानों की कीमत घर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और वो तुम्हारा बाप तुम लोगों के नाम करके गया है और मैं भी ये घर अपनी बेटी के नाम कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मुश्किल और मुसीबत के वक्त मेरी बेटी ने ही साथ दिया है। तीनों बेटे मायूस होकर वापस लौट गए थे। शहनाज ने अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, जिसने आखिरी वक्त तक माँ को संभाला था और कभी उफ तक नहीं की थी।